हेलो। वेरी गुड इवनिंग गाइस। मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नो योर नेचर। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे एग्रोनॉमी की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है। तो एग्रीकल्चर के बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं मित्रों, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी टीए का एग्जाम आने वाला है। उसके बाद जो है कि पंजाब एडीओ, उसके बाद अन्य स्टेटों में भी, राजस्थान में हो या फिर पंजाब में बताया अभी आपको, अन्य स्टेट में भी जो है कि स्टेट एग्रीकल्चर्स की वैकेंसी आ गई है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपके सामने जो है कि एग्रोनॉमी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके अलावा चाहे आप नेट, जेआरएफ, एसआरएफ, बीएचयू या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चन का सीरीज। ठीक है। तो दोस्तों आपको ये जो एग्रोनॉमी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज है ये लगातार आएगी। ठीक है। एग्रोनॉमी के क्वेश्चन लेके आएंगे, हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन लेके आएंगे, सॉइल साइंस के क्वेश्चन लेके आएंगे। इस तरीके से पूरे एग्रीकल्चर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आपके सामने ले आएंगे, उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। और निश्चित रूप से आपको जो है कि वीडियो काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। ठीक है। तो जुड़िए हमसे और पढ़ने पढ़ाने की बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द वर्ड एग्रोनॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम। ठीक है। द वर्ड एग्रोनॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम, जो वर्ड आपका एग्रोनॉमी है वो किस वर्ड से लिया गया है। ठीक है। ऑप्शन ए है आपका लैटिन वर्ड, फ्रेंच वर्ड, ग्रीक वर्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है। तो कलर का दोस्तों मैंने चुनाव काफ़ी अच्छा किया है, ये देख सकते हैं। ये आपका कलर है और रंग बिरंगी कलर मैंने लिया है क्योंकि होली भी नज़दीक आ गया है। तो कलर भी मैंने जो है कि एक अच्छा कलर लिया है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। द वर्ड एग्रोनॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक, नन ऑफ दीज। तो सभी को पता है कि एग्रो का मतलब होता है फील्ड और नॉमी का मतलब होता है स्टडी। तो फील्ड की स्टडी ही एग्रोनॉमी कहलाती है। और अगर एग्रोनॉमी लगा हुआ है तो वो आपका ग्रीक वर्ड होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे जो है कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो सी को टिक करेंगे। ठीक है। अगर वर्ड के लास्ट में नॉमी लगा होता है तो वो हमारा जो है कि ग्रीक वर्ड होता है। ठीक है। ग्रीक वर्ड नॉमी लगा होता है तो ग्रीक वर्ड होता है। अगर वर्ड के लास्ट में जो है कि कल्चर लगा होता है तो वो हमारा लैटिन वर्ड हो जाता है। जैसे मान लीजिए यही पूछता कि एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम, एग्रीकल्चर किस शब्द से लिया गया है, तो एग्रीकल्चर जो है कि हमारा लैटिन वर्ड है। ठीक है। तो इसको जो है कि आप कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। एग्रीकल्चर हमारा लैटिन वर्ड है और एग्रोनॉमी हमारा जो है कि ग्रीक वर्ड है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट एग्रोनॉमिक रिसर्च वाज स्टार्टेड बाय। ठीक है। पहला एग्रोनॉमिक रिसर्च स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो फर्स्ट एग्रोनॉमिक रिसर्च वाज स्टार्टेड बाय, पहला जो एग्रोनॉमिक रिसर्च किया गया था वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन ए है आपका इजे बटलर साहब। ठीक है। क्या वो इजे बटलर साहब के द्वारा स्टार्ट किया गया था, या फिर ऑप्शन बी जेथरो टूल, ऑप्शन सी जेबी बॉसिंगॉल्ट, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका जो है कि जवाब देंगे इजे बटलर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एग्रोनॉमी से संबंधित नहीं है ये। ठीक है। जेथरो टूल टीले से संबंधित है और नन ऑफ दिस इसका आंसर नहीं है। तो इसका जो है कि आंसर ऑप्शन सी, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। ठीक है। तो यहाँ भी जो है कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए ऑप्शन सी को टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जेबी बसिंगॉल्ट साहब जो है कि पहले रिसर्चर थे एग्रोनॉमी के फील्ड में सबसे पहली बार रिसर्च जेबी बॉसिंगॉल्ट साहब ने किया था। ठीक है। तो चलिए मित्रों आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आयरन शेयर वाज इन्वेंटेड बाय। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चाहे वो किस कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका जो है कि स्टेट पीसीएस हो या फिर जो है कि एग्रीकल्चर का कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन है सब देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो आयरन शेयर जो है कि कौन इन्वेंट किया था, किसने आयरन आयरन शेयर का खोज किया था। अब बता दें आपको कि आयरन शेयर क्या होता है। तो आयरन का मतलब हो गया लोहा और शेयर का मतलब हो गया फार, यानी लोहे की जो फार होती है जिससे प्लाविंग का काम करते हैं, उसका खोज कौन किया था। ठीक है। क्वेश्चन आपका यही है कि लोहे की फार का खोज कौन किया था। ठीक है। तो लोहे की फार का यूज जो है कि देख लेते हैं कौन किया था। फर्स्ट है आपका जेथरो टूल,
ठीक है। पहले हैं आपके जेथरो टूल, सेकंड है आपका जेबी बॉसिंगॉल्ड साहब, सी है आपका पीटर डिक्सन जी, और डी है आपका रॉबर्ट रैनसम। तो जेथरो टूल जो है कि इन्होंने तो नहीं किया था, जेथरो टूल ने। बॉसिंगॉल्ड साहब ने भी नहीं किया था। ठीक है। पीटर डिक्सन जी, पीटर डिक्सन जी भी नहीं किए थे। आयरन शेयर का जो खोज किए थे वो रॉबर्ट रैनसम ने किया था। ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हेयर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है। और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो रॉबर्ट रैनसम ने जो है कि आयरन शेयर का खोज किया था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन क्वाइंड बाई, जो टर्म हम लोग यूज करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति, ये जो है कि किसके द्वारा दिया गया था? ये टर्म कौन दिया था? लाया तो जरूर था किसी ने, लेकिन टर्म कौन दिया था, नाम कौन दिया था? ठीक है। तो क्वेश्चन दोस्तों ये है। चलिए देखते हैं। एनी बोरलॉग साहब, पहला ऑप्शन है एनी बोरलॉग। दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर विलियम गार्ड। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या होगा? एनी बोरलॉग साहब जो है ये ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर थे, यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, हरित क्रांति हुई थी, उसके फादर थे। ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जो है कि ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है कि इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं। तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे, क्योंकि विलियम गार्ड साहब ने जो है कि ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म दिया था। ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति का जो टर्म दिया था वो विलियम गार्ड ने दिया था, डॉक्टर विलियम गार्ड, याद रखेंगे। डॉक्टर विलियम गार्ड ने जो है कि हरित क्रांति टर्म दिया था, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म्स से संबोधित किया था उस क्रांति को। आगे बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आगे यहाँ पे। कृषि पंडित इज अ टाइटल अवार्डेड एवरी ईयर बाई, कृषि में पंडित, कृषि पंडित, ठीक है, ये टाइटल है। और किस संस्थान द्वारा जो है कि अवार्ड किया जाता है? ठीक है, किसी पर्सन विशेष को मिलता है हर साल। और किस संस्थान द्वारा जो है कि अवार्डेड किया जाता है कृषि पंडित टाइटल? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, NICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और ऑप्शन डी आपका नन ऑफ दीज। तो आप बताएंगे कि जो कृषि पंडित टाइटल है वो किसके द्वारा दिया जाता है? ठीक है। तो यहाँ पे IARI, ये आपका सही जवाब नहीं है। नाबार्ड भी नहीं देती है, नाबार्ड एक बैंक है। ICAR, ICAR देती है बिल्कुल। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन सी पे आप टिक करेंगे। ठीक है। सी फॉर चंद्रा, सॉरी सी फॉर चेन्नई। ठीक है। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द क्रॉप ग्रोन बिटवीन जून टू सितंबर इज आर कॉल्ड, बिल्कुल ये सब क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, खरीफ रबी जायद वाले। ठीक है, सीजन वाले क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, और इसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिए। तो इसका कंसेप्ट आपको क्लियर करा देता हूँ दोस्तों। ऐसे क्रॉप जो जून से लेकर के सितंबर के बीच बोए जाते हैं उनको जो है कि क्या बोलते हैं? तो तीन तरीके के क्रॉप होते हैं, रबी, खरीफ और जायद। ठीक है। रबी, खरीफ और जायद तीन तरीके के क्रॉप होते हैं दोस्तों। रबी सीजन को याद रखेंगे आप, किसी एक सीजन को याद रखेंगे तो बाकी सारा सीजन आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रबी सीजन को आप याद रखिए, यानी कि रबी में जो बुआई होती है गेहूं की, वो होती है 15 नवंबर तक। ठीक है। तो नवंबर में बुआई होती है, तो नवंबर से आप 4 महीने काउंट कर लीजिए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो रबी की फसल आपकी कब कट जाती है? मार्च तक, मार्च अप्रैल तक कट जाती है। ठीक है। नवंबर में बुआई होती है 15 नवंबर, और मार्च अप्रैल तक रबी की फसल कट जाती है। तो नवंबर से मार्च चलता है रबी का सीजन आपका। उसके बाद आपका आता है रबी के बाद, गेहूं के बाद किसकी बुआई होती है? राइस की बुआई होती है। ठीक है। तो राइस राइस की बुआई जो है कि आपकी जून से लेकर के मार्च खत्म हो गया, मार्च तक तो रबी चलता है। ठीक है, मार्च अप्रैल तक। फिर जून से सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने का आपका समय आता है राइस का, राइस का पीरियड आता है। तो वो जो है कि जो समय होता है वो खरीफ का समय होता है। राइस वाले पीरियड को खरीफ बोलते हैं, और व्हीट वाले पीरियड को रबी बोलते हैं।
ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। और जून में ही जो है कि राइस की नर्सरी डाली जाती है, मई जून में राइस की नर्सरी डाल दी जाती है, और वो क्रॉप जो है कि सितंबर तक चलता है। ठीक है, बरसात का समय होता है। तो खरीफ मौसम जून से सितंबर होता है, तो हमारा जो आप आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खरीफ हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जून से सितंबर में चलने वाली क्रॉप खरीफ होती है। उसके बाद एक मौसम टाइम पीरियड आता है जायद। ठीक है, जायद वो पीरियड होता है जहाँ पे दोस्तों खूब ढेर सारी गर्मी होती है, लू चलता है। ठीक है, तो जायद का पीरियड सितंबर के बाद, सितंबर अ, अक्टूबर शुरू होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक। सितंबर शुरू होता है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 4 महीने चलता है आपका ये। ठीक है, जायद की क्रॉप काफ़ी कम समय तक होती है, कम समय पीरियड तक होती है, और सितंबर से शुरू होकर के नवंबर तक चलता है। ठीक है, जिसमें कि ककड़ी, खरबूजा, ये सब बोया जाता है। तो इसकी एक मेंटेलिटी बना लीजिए, एक माइंड बना लीजिए कि रबी के मौसम में वीट बोया जाता है। वीट और ये मटर वगैरह, जौ वगैरह, ये सब रबी में बोया जाता है। खरीफ में राइस बोया जाता है, चावल बोया जाता है। और जायद के मौसम में जो है कि ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, ये सब फैल के बढ़ने वाली जो सब्जियां होती हैं वो सब बोई जाती हैं, जो प्रचंड गर्मी वाला समय होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है कि एक कंसेप्ट बना लेंगे और आपका क्वेश्चन यहाँ पे सही होगा। तो जून से सितंबर में बोई जाने वाली क्रॉप जो है कि आपकी खरीफ क्रॉप कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डैश 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 इज कॉल्ड द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर के बिगिनिंग को क्या कहा जाता है? तो वो जो है कि नियोलिथिक पीरियड कहा जाता है। ठीक है, नियोलिथिक पीरियड एग्रीकल्चर की बिगिनिंग को, जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, ठीक है, लोग जो है कि गैदरिंग करके, हंटिंग करके भोजन शुरू करते थे, खाते थे, उस पीरियड को नियोलिथिक पीरियड कहा जाता था। ठीक है, तो नियोलिथिक इज कॉल्ड द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग पोर्शन को नियोलिथिक कहा गया था। तो इसको भी आप याद रखेंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए। डैश एंड डैश आर द फर्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी की पहली स्टेज कौन है? तो पहली स्टेज क्या हंटिंग एंड गैदरिंग है, या फिर सोइंग एंड प्रोड्यूसिंग है, या फिर बोथ, दोनों ए बी सी है, दोनों ए बी है, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जो मनुष्य का पहला एक्टिविटी था, जब नियोलिथिक पीरियड स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, तो मनुष्य ने जो है कि हंटिंग करना शुरू किया। ठीक है, तो इसमें जो है कि हंटिंग भरा जाएगा, HUNTING, इसमें आपका भरा जाएगा गैदरिंग। ठीक है, समझ जाएंगे आप लोग। तो इस तरीके से जो ऑप्शन ए होगा बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फादर ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के पिता कौन है? ठीक है, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री यानी कि सॉइल साइंस के फादर कौन है? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के फादर कौन है? तो वो दोस्तों आपके हैं जेबी लिविंग। लुइस पास्चर तो पास्चुराइजेशन दिया था, बटलर साहब ने कुछ और दिया था। जेबी लिविंग ने जो है कि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का खोज किया था एक तरह से, यही जो है कि इसके फादर हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनवर्स यील्ड नाइट्रोजन लॉ, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनवर्स यील्ड नाइट्रोजन लॉ प्रपोज्ड बाय, ये कौन प्रपोज किया था इनवर्स यील्ड नाइट्रोजन लॉ? ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। लिबिग ने किया था, कि स्टॉक्स ने किया था, कि विलकॉक्स ने किया था, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। विलकॉक्स ने 1929 में इनवर्स यील्ड नाइट्रोजन लॉ जो है कि दिया था, प्रपोज किया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे दोस्तों। हु इज प्रपोज द थियरी ऑफ लॉ ऑफ डायमिनिशिंग रिटर्न? तो दोस्तों आपको बता दें कि लॉ ऑफ डायमिनिशिंग रिटर्न क्या होता है। ठीक है, कोई भी इंटरप्राइजेज होती है, कोई भी इंटरप्राइजेज जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, जीरो से स्टार्ट होता है, और स्टार्ट होकर के एक लेवल तक पहुंचता है। लेवल तक पहुंचने के बाद जो है धीरे धीरे उसमें क्या होती है, उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। कोई भी इंटरप्राइजेज हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे साइकिल का कोई बिजनेस हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो, बड़ा छोटा बिजनेस। ठीक है, हर एक बिजनेस में जो है कि डायमेंसिंग रिटर्न आता है। लोगों को जो है कि डायमेंसिंग रिटर्न का सामना करना पड़ता है। तो ये लॉ दिया था जो है कि मिस्टर लिंथ ने। ठीक है, ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है इसका। पहले तो यह जान लीजिए, ये ला दिया था मिस्टर लिच ने, मिस्टर लिच ने। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है।
तो लॉ ऑफ डायमिंग रिटर्न इन्होंने क्या बताया था कि इन्होंने बताया था कि कोई भी एंटरप्राइज जीरो से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है, और एक लेवल पे जो है कि वो पूरा स्टेबल हो जाता है। उसके बाद जो है कि उसके अंदर कमी आना शुरू हो जाती है। ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो एग्रीकल्चर जो है कि जीरो पे था, और जीरो पे आते आते धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। एग्रीकल्चर जो है कि एग्रीकल्चर सेक्टर आज पूरा पूरा ग्रोथ किया। 10 साल 50 साल खूब ग्रोथ किया। उसके बाद जो है कि अब क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा धीरे धीरे डायमेंसिंग रिटर्न की तरफ आ रहा है, यानी कि हम इनपुट लगा रहे हैं लेकिन हमें उतना आउटपुट नहीं मिल रहा है जितना पहले मिल रहा था। हम लगातार इनपुट लगा रहे हैं लेकिन आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो किसी भी इंटरप्राइजेज में इसका सामना करना पड़ता है। ये जो एक थियरी मिस्टर लिच ने दिया था, इसको भी आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इकोनॉमिक्स का है, पता नहीं इसमें कैसे आ गया, लेकिन आ गया तो आ गया, पढ़ना तो है ही। हु इज पीरियड कॉल्ड गोल्डन पीरियड ऑफ एग्रीकल्चर? किसका पीरियड इसमें से गोल्डन पीरियड ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है? ठीक है। तो ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी का पीरियड, या फिर लॉर्ड कर्जन का, या फिर लॉर्ड लिनलिथ ग्रो का, लिनलिथगो का, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल समय नहीं गवाएंगे दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लॉर्ड कर्जन का जो पीरियड था वो जो है कि गोल्डन पीरियड था एग्रीकल्चर का। इस समय जो है कि बहुत सारे काम किए गए कर्जन के समय में, एग्रीकल्चर को प्रोत्साहन दिया गया, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया। ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड हाईली फॉलोड रीजन इज। ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन किस रीजन में जो है कि प्रैक्टिस किया जाता है, किस एरिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन ज़्यादा होता है? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग का मतलब होता है शिफ्ट कर देना, यानी कि कोई एक जगह है, वहाँ पे जो है कि क्रॉप लगाया है पहले, ठीक है, क्रॉप लगाया, फिर इसको शिफ्ट कर दिया, इस खेत को शिफ्ट छोड़ के कोई और खेत को अपना लिया। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोलते हैं दोस्तों। इसका और भी नाम है झूम कल्टीवेशन भी इसी को बोलते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि जंगलों की कटाई करते हैं आदिवासी लोग, जंगलों की कटाई करके वहाँ पे पहले खेती बाड़ी करते हैं। ठीक है। फिर जब सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, सॉइल उर्वरापन खत्म हो जाता है, तो फिर उस खेत को छोड़ देते हैं और दूसरे जंगल की कटाई करके दूसरे जगह खेती करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। इसी प्रोसीजर को शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोला जाता है। तो ये जो प्रोसीजर है वो जो है कि आपका एस्टर्न हिमालय रीजन में, एस्टर्न हिमालय रीजन में ज़्यादा प्रचलन में है या फिर ज़्यादा चलता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे हमारा। तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, यानी कि NBSSS एंड LUP ऑफ द ICAR हैज डेलिनिएटेड डैश 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 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन, यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ठीक है, कितना जो है कि एग्रो इकोलॉजिकल रीजन बताता है। सबसे पहले बता दें दोस्तों, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग आपका एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। टोटल जो है कि इंडिया में 6 नेशनल ब्यूरो हैं, कभी बताएंगे इसके बारे में। तो ये आपका नेशनल ब्यूरो है सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के ऊपर। ठीक है। और ये आपका जो है कि सॉइल से रिलेटेड टेस्टिंग करता है, सॉइल से रिलेटेड डाटा देता है, लैंड यूज का डाटा देता है। ठीक है। तो सॉइल का सर्वेइंग करता है, नागपुर महाराष्ट्र में है नेशनल ब्यूरो ये वाला। तो ये ICAR की एक बॉडी है, और इसके द्वारा जो है कि सॉइल का सर्वे करके सॉइल को, यानी कि पूरे इंडियन सॉइल को जो है कि 20 मैं रिपीट करता हूँ 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन में जो है कि पूरे इंडिया को बांटा गया है नेशनल ब्यूरो के द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। और यही क्वेश्चन पूछा गया है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के द्वारा कितने भागों में जो है कि इंडिया को बांटा गया है, इंडियन सॉइल को बांटा गया है। तो वो 20 भागों में बांटा गया है, 20 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स में बांटा गया है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इन इंडिया पर्ल मिलेट इज ए स्टेपल फूड इन। ठीक है। इंडिया में जो पर्ल मिलेट है वो किस स्टेट का स्टेपल फूड है, यानी कि मुख्य फसल है पर्ल मिलेट, यानी कि बताएंगे कमेंट करके आप लोग पर्ल मिलेट किसे बोलते हैं। पर्ल मिलेट बोलते हैं दोस्तों बाजरे को। ठीक है। मोटा अनाज है। तो किस स्टेट का बाजरा जो है कि स्पेस स्टेपल फूड है। ठीक है। तो बाजरा जो है कि किस
बाजरा चूंकि मोटा अनाज है और बाजरे को कम पानी चाहिए होता है, तो बाजरा कहाँ पे अच्छे से होगा? राजस्थान में होगा। और राजस्थान के लोगों का जो है कि स्टेपल फूड है, यानी कि मुख्य फसल है। ठीक है, इसी को लोग खा करके वहाँ पे मैक्सिमम लोग जीवन निर्वाह करते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, स्टेपल फूड राजस्थान का पर्ल मिलेट है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हरियाणा नहीं होगा यहाँ पे। हरियाणा में प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है वीट का, राइस का। मध्य प्रदेश आपका नहीं होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश आपका सोयाबीन के लिए फेमस है। और नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही जवाब है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूअर एलुवियम इज कॉल्ड। न्यूअर एलुवियम, सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज एलुवियम। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है मित्रों। एलुवियम क्या होता है? एलुवियम होता है न्यूली डिपोजिटेड सेडिमेंट्स बाय रिवर। नदी के द्वारा, यानी नदी कोई बह रही है, उसके द्वारा जो है कि जो मिट्टी सेडिमेंट की जाती है, जो मिट्टी इकट्ठा की जाती है, न्यूली जो सेडिमेंट, नए नए जो सेडिमेंट इकट्ठा किए जाते हैं, यानी नदियों के द्वारा जो बहा करके मिट्टियां लाई जाती है और उसी को जो है कि इकट्ठा कर दिया जाता है, उसी को जो है कि एलुवियम बोलते हैं। ठीक है, दो तरीके के एलुवियम होते हैं। एक होता है आपका खादर और दूसरा होता है बांगर। तो न्यूली एलुवियम को जो है कि खादर बोलते हैं और ओल्ड एलुवियम को बांगर बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप नदी के किनारे रहते होंगे तो आपको जो है कि लोग आपके एरिया में बोलते होंगे कि खादर एरिया का है। और नदी से आप दूर रहते होंगे तो लोग बोलते हैं कि वो बांगर एरिया है। तो गाँव में ये काफ़ी प्रचलित है ये वर्ड। तो इसी से आप जो है कि अंदाज़ा लगाएंगे, जो न्यूली डिपोजिटेड, यानी कि अभी साल 2 साल में जो डिपोजिट किया गया है नदी के द्वारा मिट्टी, नदी के द्वारा मिट्टी काट करके, अगर साल 2 साल के अंदर डिपॉजिट किया गया है या कि हर साल डिपॉजिट किया जाता है, उसको न्यूली एलुवियम बोलेंगे। और जो पहले का डिपोजिशन हुआ है, बहुत हजारों साल नहीं, 100 साल 200 साल पहले का जो डिपोजिशन हुआ है उसी नदी के द्वारा, उसको ओल्ड एलुवियम बोलेंगे। तो न्यूली एलुवियम को बोलते हैं हम लोग खादर, और ओल्ड एलुवियम को बोलते हैं हम लोग बांगर। ठीक है, तो ये काफ़ी टर्म प्रचलित है और ये क्वेश्चन जो है कि भैया आईएएस ओईएस में भी आ जाता है। ठीक है, आईएएस का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन पूछ देता है वहाँ भी। तो इसको आप याद रखेंगे, कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे। क्वेश्चन जो है कि हमारे आपके घरों से ही है। ठीक है, लोग इसको घरों में यूज़ करते हैं। जैसे आप नदी के किनारे रहते हैं तो आपको लोग खादर एरिया बोलते हैं, जो खादर एरिया है। नदी से आप दूर रहते हैं तो वो बोलते हैं कि बांगर एरिया है। ठीक है, तो खादर बांगर का खूब प्रचलन चलता है। गाँव में लोग जो है कि टंट भी बनाते हैं उसका, मजाक भी बनाते हैं कि खादर वाले ऐसे होते हैं, बांगर वाले ऐसे होते हैं। ठीक है, तो खादर बांगर है। न्यूली एलुवियम को बोलते हैं हम लोग खादर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मच एग्रो क्लाइमेटिक रीजन। प्लानिंग कमीशन ने जो है कि इंडिया में पूरे कितने एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में बांटा है? इंडिया को कितने एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में बांटा गया है? किसके द्वारा? प्लानिंग कमीशन के द्वारा। तो चलिए मित्रों, समझते हैं प्लानिंग कमीशन ने इंडिया को कितने एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है। यहाँ पे दो तरीके का रीजन होता है, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन और एग्रो क्लाइमेटिक रीजन। ठीक है, तो क्लाइमेटिक रीजन अगर पूछे तो उसका जवाब है 15, और इकोलॉजिकल रीजन पूछे तो उसका जवाब है 20। ठीक है मित्रों, एनबी, अभी मैंने बताया नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे और लैंड यूज प्लानिंग के द्वारा 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन में बांटा गया है। और प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है कि 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में बांटा गया है। तो चलिए, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15। ठीक है, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ब्लैक सॉइल कंटेन हाई प्रोपोर्शन ऑफ। ब्लैक सॉइल में क्या ज्यादा होता है? ठीक है, ब्लैक सॉइल के अंदर क्या ज्यादा होता है? भाई सॉइल का कलर ब्लैक क्यों होता है? क्योंकि सॉइल के अंदर क्या होता है? ह्यूमस होता है। और ह्यूमस किसी सॉइल में क्यों सस्टेन रहेगा, क्यों बना रहेगा? क्योंकि उस सॉइल के अंदर पोर स्पेस कम होगा, तभी तो ह्यूमस है उसके अंदर पड़ा रहेगा लंबे समय तक। अगर मान लीजिए सॉइल पार्टिकल्स के अंदर पोर स्पेस ज़्यादा है, पोरोसिटी ज़्यादा है सॉइल के अंदर, ठीक है, दो पार्टिकल के बीच में पोरोसिटी अगर ज़्यादा होगा तो उसमें कुछ भी जो है कि पड़ा नहीं रहेगा लंबे समय तक, वो लॉस हो जाएगा। अगर पोरोसिटी कम है, जैसे क्ले सॉइल में होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो भी होगा उसके अंदर लंबे समय तक पड़ा रहेगा। तो ब्लैक सॉइल के अंदर जो है कि क्ले कंटेंट ज़्यादा होता है। सैंड में पोर ज़्यादा होंगे, बड़े वाले पोर। और क्ले के अंदर जो है कि पोरोसिटी आपकी माइक्रो पोर्स होते हैं।
ठीक है। पोरोसिटी तो हालांकि क्ले की ज़्यादा होती है, सैंड के तुलना में क्ले की पोरोसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है। इस कंसेप्ट को किसी और दिन बताएंगे आपको, अभी बताएंगे तो काफ़ी समय चला जाएगा। ठीक है। तो क्ले के अंदर पोर स्पेस ज़्यादा होता है, सैंड के अंदर पोर स्पेस कम होता है। क्ले के अंदर आपके माइक्रोपोर्स पाए जाते हैं और सैंड के अंदर आपके मैक्रोपोर्स पाए जाते हैं। तो मैक्रोपोर्स, बड़े वाले पोर्स पाए जाने की वजह से सैंड के अंदर जो है कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं रहता है, न्यूट्रिएंट होल्ड नहीं हो पाता है, वाटर होल्ड नहीं होता है, और आपके जो है कि ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट भी होल्ड नहीं होता है, वो भी लॉस हो जाता है। और क्ले के अंदर जो है कि सारी चीज़ें होल्ड रह जाती हैं। तो ब्लैक सॉइल के अंदर जो है कि ब्लैक सॉइल का जो कलर होता है वो ह्यूमस की वजह से होता है। ठीक है, ह्यूमस कंटेंट उसके अंदर होता है, ह्यूमस और क्ले सॉइल के मिक्सर की वजह से सॉइल का कलर ब्लैक होता है। तो इसका आंसर जो है कि सी हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, क्ले 30 से 40% पाया जाता है ब्लैक सॉइल में, जिसकी वजह से वो जो है कि ब्लैक होता है। ठीक है। रेड सॉइल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, रेड सॉइल रेड क्यों होता है, किसकी वजह से? तो उसका आंसर है दोस्तों यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड की वजह से रेड सॉइल रेड होता है। और कभी कभी सॉइल आपका येलो हो जाता है, पीला सॉइल होता है, तो वो जो है कि लिमोनाइट की वजह से सॉइल येलो होता है। ठीक है, या फिर फेरिक ऑक्साइड की वजह से जो है कि सॉइल का कलर येलो हो जाता है। रेड सॉइल किसकी वजह से होता है? फेरिक ऑक्साइड की वजह से। याद रखेंगे, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लैक सॉइल डैश 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 टाइप ऑफ क्ले, ब्लैक सॉइल किस टाइप का क्ले होता है? तो ब्लैक सॉइल दोस्तों यहाँ पे आपका मॉन्ट मोर्लोनाइट टाइप का क्ले होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप रट मारेंगे। ठीक है, ब्लैक सॉइल जो है कि मॉन्ट मोर्लोनाइट टाइप का क्ले होता है। आगे बढ़ेंगे। डे न्यूट्रल प्लांट एग्जाम्पल, डे न्यूट्रल प्लांट के एग्जाम्पल की बात करेंगे यहाँ पे। कौन से प्लांट डे न्यूट्रल है? तो टोमेटो भी आपका डे न्यूट्रल है, मेज भी आपका डे न्यूट्रल है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, टोमेटो भी डे न्यूट्रल है, डे न्यूट्रल यानी कि जिसको लाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, लाइट ज़्यादा मिले कम मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी लाइफ साइकिल आराम से कंप्लीट करता है। ठीक है, तीन तरीके के प्लांट होते हैं। एक होता है आपका अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू लाइट पीरियड, फोटो पीरियड। तीन टाइप के प्लांट होते हैं। एक होता है मित्रों आपका, एक होता है डे न्यूट्रल, सॉरी, क्योंकि मैंने कैमरा बड़ा कर लिया और कैमरे को फेस करने की आदत नहीं है ज़्यादा मुझे। तो चलिए बात बात करते हैं। तीन तरीके के आपके प्लांट होते हैं। एक होता है आपका जो है कि लॉन्ग डे प्लांट, दूसरा होता है आपका शॉर्ट डे प्लांट, और तीसरा होता है आपका डे न्यूट्रल प्लांट। तो लॉन्ग डे प्लांट को जो है कि ज़्यादा फोटो लाइट चाहिए होती है, और शॉर्ट डे प्लांट को जो है कि कम फोटो लाइट चाहिए होती है। ठीक है, फोटो लाइट का मतलब सनलाइट। तो लॉन्ग डे प्लांट को जो है कि आपका 12 से लेकर के 14 घंटे की लाइट चाहिए होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वीट, बार्ले, ये सब हो गए। और शॉर्ट डे प्लांट के लिए जो है कि आपका 12 घंटे से कम की लाइट चाहिए होती है। और डे न्यूट्रल के लिए जो है कि आपका कोई लाइट कम मिले ज़्यादा मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डे न्यूट्रल प्लांट के जो आपके एग्जाम्पल बताए थे वो हैं आपके, यहाँ पे टोमेटो और मेज। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी को हम टिक करेंगे। क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। शॉर्ट डे डे लेंथ इज, शॉर्ट डे प्लांट का डे लेंथ कितना होता है? तभी मैंने आपको बताया कि लेस देन 12 होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, 12 घंटे से कम होता है शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, उनका डे लेंथ। रेड सॉइल हाईली सुटेबल फॉर क्रॉप कल्टीवेशन, रेड सॉइल में कौन सी क्रॉप अच्छे से लगाई जाती है? तो वो जो है कि आपका ग्राउंड नट है दोस्तों। ठीक है, ग्राउंड नट कहाँ होता है? गुजरात में होता है, गुजरात में रेड सॉइल ज़्यादा पाई जाती है और वहाँ पे अच्छे तरीके से कल्टीवेशन होता है। नेक्स्ट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ डैश 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 इज सुटेबल फॉर मोस्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट। ठीक है, तो मोस्टली जो है कि क्रॉप प्लांट के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए? तो वो जो है कि आपका 40 से 60% होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 40 से 60% की रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सबका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन, काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है। द वर्ड टीलेज इज ड्राइव फ्रॉम, द वर्ड टीलेज है उसको किसने खोज किया था उसका? ठीक है, हाँ, वर्ड टिलेज जो है कि किस वर्ड से लिया गया है? फ्रेंच, लैटिन या फिर एंग्लो सैक्सन वर्ड से
तो बिल्कुल इसका सही जवाब है एंग्लो सेक्सॉन। ठीक है, एंग्लो सेक्सॉन वर्ड से जो है कि टीलेज वर्ड लिया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आज के हमने जो है कि 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए, और भी उसके अंदर क्वेश्चंस के अंदर जो है कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करते हुए चीज़ों को बताया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक आप बने रहिए, ट्यून करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो है कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप जो है कि अ, देख पाएँ। ठीक है, चलिए मित्रों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।